लंबे समय बाद एग्जाम बूस्टर कोर्स में हम फिजिक्स का रिवीजन लाए हैं। हमने कहा था ना आपको कि हम फिजिक्स को अभी नहीं छोड़ेंगे और फिजिक्स क्या लगभग हर जो भी चैप्टर है, जो भी आपका मतलब टॉपिक है, जो भी बुक है, हर सब्जेक्ट को हम टाइम टू टाइम आपको एक एक राउंड ले करके, एक गैप ले लेकर के आपको रिवीजन देते रहेंगे। आज हमने रैंडम प्रॉब्लम लिया है, रैंडम एक प्रॉब्लम नहीं लिया है, एक रैंडम प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया है इस वीडियो में आपको, और इसीलिए बहुत लंबा हम इसको लेकर के नहीं जाएंगे। आप सिर्फ एक बार रिवीजन ले लीजिए मेरे साथ और देखिए फिजिक्स में जहां जैसे भी हमको लग रहा है कि मतलब ये टॉपिक हमारा हाईलाइटेड टॉपिक है और इस पर हमारे बच्चे एक बार फिर से अपना याददाश्त ताजा कर लें, अपने कोर्स का रिवीजन कर लें, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स हमने इसमें कुछ हेडलाइंस आपके लिए कलेक्ट किया हुआ है और एक बिल्कुल ये नया पैटर्न है फिजिक्स में। अब से पहले आपने इस तरह का कलेक्शन हमारा नहीं देखा होगा। आइए इसको देखते हैं आज एलन एकेडमी 24 के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए, आपके साथ। पहला ये पॉइंट कहता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। प्रकाश के विषय में शुरू में हमने अगर आपसे बात की है तो आपको हमने ये बात बताया होगा कि प्रकाश तरंग के तरह भी व्यवहार करता है और प्रकाश कणों के तरह भी व्यवहार करता है। जब प्रकाश कणों के तरह व्यवहार करता है तो उसके कणों को हम लोग फोटोन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फोटोन। फोटोन, PHOTON, फोटोन। प्रकाश के कणों को फोटोन का नाम देते हैं और वही बात यहाँ लिखी हुई है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं फोटोन। तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपको ये बात, क्योंकि ये इसीलिए दिमाग पर चोट कर रहा है कि जब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये चीज आपने देखा था कि मैट्रिक के आपके एग्जाम में दो दो तीन तीन बार पूछा हुआ था। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, शायद आपको ध्यान में भी होगा। आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं और साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू μ2/μ1। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ये दूसरा नियम है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए बोला जाता है, तो ध्यान से उसको समझ करके रखेंगे। प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी मैक्सवेल के द्वारा। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसका मुस्तैदी से जवाब देंगे। मैक्सवेल ने प्रकाश के चुंबकीय प्रभाव की, प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी मैक्सवेल ने। अगर वस्तु पानी के अंदर हो, वस्तु पानी के अंदर हो, बाल्टी में पानी ले लीजिए और कोई सिक्का या कोई ऐसी वस्तु, पत्थर का टुकड़ा, कुछ भी जो डुबा देते हैं आप उसको, तो उसकी जो आभासी गहराई होती है वो उसकी वास्तविक गहराई से कम आपको माप में आती है। अगर वस्तु पानी के अंदर हो तो उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऑब्जेक्टिव को अप टू डेट करने के लिए ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए, मानव की दृश्य सीमा, जैसे दृश्य सीमा का मतलब होता है, ये लाइट से जुड़ी हुई बात है, कितने तरंग दैर्ध्य से लेकर के कितने तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं, जो हमारे देखने के काम आता है, उसका कहीं कहीं पर नैनोमीटर में भी 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, ये एंगस्ट्रम है, यूनिट हमने यूज किया है। 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम, कहीं कहीं पर 4500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम भी होता है। तो ऑप्शन जिस तरह का रहेगा उस हिसाब से आपको काम करना है। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि कोई 4000 से 7000 बोलता है, कोई 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो कोई 450 नैनोमीटर से 750 100 नैनोमीटर की बात करता है, या तो कोई
4500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम की बात करता है। ये कंफ्यूजन की चीज नहीं है, ऑप्शन आपको क्लैरिफाई करेगा, उसमें डाउटफुल रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा रहेगा इसी के आसपास रहेगा और इसी को सही माना भी जाना है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो आप बिजली के पोल वगैरह पे देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिस मशीन से, जिस यंत्र से आप वोल्टेज को अप डाउन करने का काम करते हैं। हालांकि जो बिजली के पोल पर जो आपको लगा होता है वो सभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी वोल्टेज को वो 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट के लिए यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही बनता है, वो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट के लिए नहीं होता है। समझ में मेरी बात आ रही है? और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और ऐसा न समझ लेना कि ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारी मशीनें लगी होती है जिसके अंदर में बहुत सारे पार्ट पुर्जे, जी नहीं, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। और अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में आपको नॉलेज जो इनपुट दिया गया है, जितनी चर्चाएं हमने की हैं, उस चर्चाओं के आधार पर मुझे ये भरोसा है कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद होगा। आपको ये बात मैंने कहा था कि बिना बैटरी के बल्ब जला सकते हैं हम लोग। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है ये फराडे साहब का दिया हुआ है। माइकल फराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट हमारे लिए लाया था और सफल भी हुआ और बहुत कारगर भी है। तो ट्रांसफार्मर इसी का एक मतलब हिस्सा है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। दो चीजें आप लोग डिस्कस किए हैं और हमने भी आपके साथ डिस्कस किया। हालांकि मैंने मोटर और डायनेमो दोनों की बृहत थ्योरी आपके लिए नहीं लाई है और अभी समय है उसके लिए, पक्का लाएंगे ही हम आपके लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, इसीलिए वो आएगा। उसके लिए आप जल्दबाजी न करें और अभी टाइम है। आप पहले अपने जिस तरह से प्लेटफॉर्म से आपको चीजें मिल रही है आराम से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और अपने फुल कोर्स को जरूर पढ़ने का प्रयास करें। नया साल आने वाला है तो नए साल में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वर्क देंगे करने के लिए, क्योंकि किस किस क्वेश्चन की तो संख्या बहुत ज्यादा, इतने सारे बुक्स आप लोगों ने जमा कर लिए होंगे कि आपको खुद ही कंफ्यूजन में होता होगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। पर उससे हट करके हम आपको एक सेलेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर का देने का प्रयास करेंगे और निर्धारित करेंगे कि उतने में ही आपको मेहनत करना है और ये भरोसा रखना है कि उतने से ही क्वेश्चन को आना है और उसी क्वेश्चन को इतना मजबूती से आप तैयार करेंगे जिसकी एक ब्रीफ चर्चा भी हम आपको ऐसा अगर संजोग लगेगा तो कर देंगे। अदरवाइज आप अपने बुक्स के हेल्प से या जो भी आपको असिस्ट कर रहे हैं उनके हेल्प से उतने ही क्वेश्चन को तैयार करेंगे। और आपके जो गुरुदेव या जो जिस संस्था से आप जुड़े हुए उनकी तो बात आप मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक बेहतर अनुभव रहा होगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा अनुभव वाला प्लेटफॉर्म ये है आपको, क्योंकि जो शख्स यानी मैं एलन एकेडमी 24 का जो वीडियो आपको दे रहा हूं, ये आप मान के चलना कि सारे अनुभव के ऊपर से बैठा हुआ ये अनुभव है और इसकी जो बात है वो कभी झूठी नहीं होगी। और यही बात आपको दिमाग पर सेट करके रखना है, तब जाकर के देखिए इसका फायदा कितना जबरदस्त मिलता है। तो मोटर की बात भी हम लोगों ने कर ली, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो क्या करता है? ये मतलब मोटर क्या करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सॉरी, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डायनेमो की चर्चा हमने नहीं की है, पर हम आपको ओम के नियम में
करंट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, न कि वी प्रोपोर्शनल टू आई। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा मुस्तैद रहने की जरूरत है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। समझ गए? तो एम्पियर में हम लोग करंट मापते हैं और वोल्ट में हम लोग पोटेंशियल यानी विभव को मापते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान हमें अधिकतम मिलता है, और अधिकतम प्रतिरोध का मान होने से करंट का मान क्या होता है? घटता है, क्योंकि I बराबर V बटा आर एस। ये जब बढ़ेगा तो सेम वोल्टेज के लिए करंट का मान क्या होगा? घटेगा। आर एस कैसे निकालते हैं आपको पता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। समांतर क्रम हमने नहीं लिखा है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट करके इस तरह से काम करते हैं। अगर किसी चालक तार के प्रतिरोध का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये बात नोट करना चाहिए आपको, ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। ताप के बढ़ने से प्रतिरोध का मान, चालक का, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, चालक के प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आमीटर धारामापी उपकरण है। जो आमीटर हमने आपको डिस्कस किया हुआ है, आमीटर जो है वो विद्युत धारा मापता है और इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारामापी उपकरण है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह वास्तविक से कम धारा मापता है। जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा होगा परिपथ की किसी ब्रांच में, किसी शाखा में, उससे कम मापता है यह। क्योंकि एक एमीटर बनता है इस कॉन्सेप्ट पर कि गैल्वेनोमीटर जो हमारा सबसे प्रारंभिक यानी इनिशिएटिव उपकरण है विद्युत धारा मापने वाला, उस विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज तो हम लोग करते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत हाई करंट को नहीं माप सकता, वो डैमेज हो जाएगा। उसी को हम लोग आमीटर बनाते हैं जब उसमें एक रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं, तो वो उपकरण आमीटर बन जाता है। और इसीलिए वो जो लगाते हैं रेसिस्टेंस, वो भी कुछ करंट हमारा खाता है। इसी की वजह से एक्चुअल से कम वैल्यू माप करके आमीटर हमको देता है। और सेम कंडीशन है वोल्ट मीटर के लिए भी। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जो विभव मापी है, और इसे हम लोग किसी प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में हमेशा जोड़ते हैं, और वो भी वास्तविक से कम वैल्यू माप करके हमको देता है। वोल्ट मीटर विभव मापी उपकरण है, इसे समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है, और यह भी वास्तविक से कम वोल्टेज माप करके देता है हमको। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान घटता है। मैंने ये बात अभी चर्चा की थी, और देखिए पॉइंट में भी लिखा हुआ है। हमारी आंखों में, अब थोड़ा सा आंख की तरफ चलते हैं, दो तीन बातें यहाँ पर भी। हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है, कभी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये जो आंखें हैं उत्तल लेंस है इसके अंदर में। आंखों के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है वही हमारा निकट बिंदु भी आंखों के लिए होता है, जबकि आंखों के लिए, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। सो हम लोग जो दृष्टि दोष पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे आने वाले वीडियोज में, हालांकि कर भी दिए हैं। दृष्टि दोष जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3-4 चीजें ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। पहला कि स्वस्थ आंख है अगर हमारी तो उसका दूर बिंदु अनंत पर होगा, और अगर स्वस्थ आंख है हमारी तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होगा। और एक जनरल एस्पेक्टेशन है कि किसी भी आंख के वैल्यू से आप अलग हट करके स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी एक तय वैल्यू है जो है 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर हमारे निकट बिंदु से टैली कर जाता है तब जब हमारी आंखें स्वस्थ होती है। जब हमारी आंखों में डिफेक्ट्स आते हैं, जब दोष आता है, तो यही निकट बिंदु और दूर बिंदु में भी परेशानी आती है। तो उसको तो हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं,
पर वो होते हुए भी हमें सही चीजें दिखाई दे, सही दूरी की चीजें दिखाई दे, इसी के लिए डॉक्टर हमें चश्मा, जो अवतल या उत्तल लेंस का जब जैसा जरूरी पड़ता है उस तरह का चश्मा हमें प्रेफर करते हैं, ताकि हम उस दोष को मतलब साइड करते हुए, आंखों में वो प्रॉब्लम है पर चश्मे ने हमें उस प्रॉब्लम का निवारण दिया और हम चीजों को देखने में सक्षम हो गए। इसका ये कभी मतलब समझ लेना है कि हम अगर चश्मा पहन लेते हैं तो हमारी आंखों की बीमारी खत्म हो जाती है, वो बात नहीं है। सिर्फ देखने के लिए वो असिस्टेंट का काम करता है, चश्मे हमारे लिए सहायक का काम करता है। बस ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और आज के इस वीडियो में मुझे लगता है सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि वो तमाम चीजें रैंडमली कलेक्ट की गई है, कोई चैप्टर इसमें चुना नहीं गया है। एक रैंडम जहां तहां से लगा कि ये फोकसिंग पॉइंट है, उसको हमने एक जगह पर कलेक्ट करके और तब आपके लिए लाया है। इस तरह का सेट अब आएगा, मास्टर वीडियो बनेंगे तो इस तरह के सेट आएंगे। अब उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप अपने काम में लगे रहिए, हम आपके लिए काम में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच।